जिस गति से भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, उस गति से बिहार नहीं बढ़ता हुआ समझ में आ रहा था। जब पूरा देश एक राजनीतिक माहौल में पूरा गर्म है और मैं ठंडा बस्ता की तरफ पड़ा रहा हूँ, तो फिर हँसी के पात्र भी आप बन जाते हैं। जनता ये बात समझ गई कि भई ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है जिनको हमारे मुद्दे ही नहीं पता है। गलत शब्द का प्रयोग करना, है ना? गलत वाणी में बात करना। हम अपने बच्चों को किस तरफ की राजनीति देना चाहते हैं? उनके दल का तो क्या है, एक तरफ आलू डालो, एक तरफ सोना निकलता है। तो अब वो दल को ये बात इस तरह से बात भी रखने नहीं आ रही है। जब बात रखने नहीं आ रही है तो आपको ये सारा तांडव रास्ते पे जैसी यादव का भी बयान था, ट्वीट था कि जो नेपाल में ऐसा कुछ हुआ है तो चुनाव आयोग को कहीं न कहीं डरना चाहिए। ऐसे लोग जो नेतृत्व के रूप में आगे बढ़े, दुर्भाग्य नेता बनने के लायक नहीं है, उकसाने का काम कर रहे हैं। तो जंगल आज देखने वाले को लगता है कि वो राजाशाही, तानाशाही, है ना, अनार्की, तांडव, यही तो इनको समझ में आता है। इवन आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की बात बार-बार मुझे याद आती है, मैं रहूं या ना रहूं ये देश रहना चाहिए। और ये लोगों को देखिए कि कहीं ना कहीं कुछ नहीं मौका मिला, भी सीधा उसको दिखा के आप धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देशद्रोह और क्या होता है? तो अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब ये आनंद सेवा केंद्र नहीं रहेगा, अब ये कमल सेवा केंद्र बनेगा। नमस्कार, मैं हूँ प्रशांत। अभी मैं मौजूद हूँ बक्सर में और हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा, जिन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व जो है भाजपा ज्वाइन किया है। पटना में इन्होंने पटना ज्वाइन किया। उस दिन पटना में काफ़ी इस बात को लेकर चर्चा थी। निश्चित रूप से नेशनल मीडिया में काफ़ी इसको लेकर के चर्चा की गई कि आनंद मिश्रा जो है भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले असम कैडर की ये आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और अपनी 20 साल की नौकरी छोड़ करके राजनीति में आना चाहे। लोकसभा चुनाव के पूर्व इन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन कुछ कारणवश उस समय भी ये कि कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन कुछ खास बातें रही जिसके चलते ज्वाइन नहीं है। बाद में जनसुराज इन्होंने ज्वाइन किया और प्रशांत किशोर के साथ भी काम किया। काफ़ी कुछ अनुभव है इनका। हम सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर भाजपा में उस समय क्यों नहीं आया और भाजपा उसके बाद जनसुराज क्यों गए और जनसुराज छोड़ कर के फिर भाजपा में क्यों आए? आगे क्या प्लानिंग है? मूल चीज़ यही है कि बक्सर में अगर रहना है और क्या प्लानिंग है? सर, आप 20 साल की नौकरी छोड़े, आईपीएस की नौकरी सामान्य नहीं होती है। 20 साल की नौकरी छोड़ के काफ़ी युवा आप हैं भी, क्यों छोड़ दिए? देखिए नौकरी छोड़ना पर्पस नहीं था, पर्पस ये था कि अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा काम किया जाए, ठोस काम किया जाए। जो जिस गति से भारतवर्ष आगे बढ़ रहा है, उस गति से बिहार नहीं बढ़ता हुआ समझ में आ रहा था। प्लस ये लगा कि अगर हमें सारे ये प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं और दिमाग में आइडियाज़ कौंधते हैं कि ये ठीक कैसे करना है, तो उसको ज़मीन पे कैसे उतारा जाए। सर्विस में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि राजनीतिक मंच जो है, एकमात्र आज के टाइम पे एक ऐसा मजबूत मंच हो सकता है जिससे मैं अपनी सामाजिक जो हमारे प्रयास हैं या जो मेरे एस्पिरेशंस हैं काम करने के, वो इस एक राजनीतिक मंच से किया जा सकता है, इसीलिए नौकरी छोड़ के राजनीति में आ गया। सर, उसी समय कयास ये थी कि आप चुनावी मैदान में होंगे और ये भी बातें निश्चित रूप से चर्चा आ गई थी कि आप भाजपा से भाजपा उम्मीदवार हो सकते हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से, लेकिन इस तरह की बातें नहीं हो पाई। जी, उस टाइम एक ऐसा ही स्थिति हुआ कि ऐसा एक माहौल बन गया मैं ये कहूँगा लेकिन हाँ, मेरी इच्छा तो हमेशा क्योंकि मैं जब आया था तो भाजपा को ही जॉइन करने के लिए आया था। उसको लेके मुझे कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं था। चुनाव लड़ना मेरा प्रथम मकसद नहीं था। मकसद था एक सांगठनिक तौर पे काम करने का, जो भी हो कारण से नहीं हो पाया अब क्योंकि मैं एक ऐसी अवस्था हो गई थी कि पार्टी भी नहीं जॉइन हो पाया था और मतलब मैं नौकरी छोड़ के आया था तो अब एक आत्मसम्मान की बात हो गई थी। दूसरा था कि जब पूरा देश एक राजनीतिक माहौल में पूरा गर्म है और मैं ठंडा बस्ता की तरफ पड़ा रहा हूँ, तो फिर हँसी के पात्र भी आप बन जाते हैं। तो इसलिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा उस वक़्त। लड़ा काफ़ी कुछ सीखा चुनाव लड़ने में, काफ़ी कुछ समझने को मिला। मेरी उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग शायद राजनीति में नहीं थी। जो एक अधिकारी के रूप में जितनी राजनीति समझ में आती थी उतना था और जो बिहारी होने के कारण जो जीन्स में राजनीति है, जो समझ में आता उतना था। लेकिन ज़मीनी तौर पे देखा जाए तो राजनीति आसान नहीं है। राजनीति को ज़मीन पर मजबूती से करने के लिए जो-जो आप में क्वालिटीज़ चाहिए, जिस-जिस तरह का संयम चाहिए, वो सब मुझे लास्ट 1 डेढ़ साल में बहुत सीखने को मिला। जनसुराजी के तौर पर कैसा अनुभव रहा है आपका? देखिए ठीक है एक मतलब एज़ आइडिया जो है वो अच्छा उभर के आया था कि अच्छा नैरेटिव था कि बिहार को लेके अच्छा काम किया जा सकता है। नैरेटिव था कि आज भी अच्छा नैरेटिव है, बातें जो हैं वो सटीक है और मुझे लगता है सारे दल तो वही बातें कर रहे हैं। जनसुराज का ये फ़ायदा है कि वो बहुत अच्छे से अपनी बात को पेश कर सकते हैं। तो ये उसमें पॉज़िटिव्स हैं। बाकी मुझे लगता है कि अ, एक ऐसा दल जो कि सिर्फ़ देश नहीं पूरी दुनिया का सबसे
बड़ा राजनीतिक दल है, दूसरा कि जिसका लीडरशिप जो है वो एस्टेब्लिश्ड लीडरशिप है, स्थापित लीडरशिप है, मजबूत लीडरशिप है और जिसके पास पूरा इतिहास गवाह है कि मजबूत फैसले देश में लिए गए और देश को एक नया दिशा दिया गया और साथ ही आने वाले वक़्त के लिए एक सपना, एक विज़न है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो विकसित भारत का 2047 का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उसके साथ लगा हुआ जो विकसित बिहार का सपना है, ये कहीं न कहीं अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एक अच्छी बात कहना, करना और उसको स्थापित लीडरशिप, स्थापित नेतृत्व के माध्यम से ज़मीन तक उतारना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। तो इसीलिए जनसुराज एक अच्छा अ, नैरेटिव हो सकता है ज़रूर, एक अच्छा सोचने का तरीका ज़रूर हो सकता है, बट अगर उसको ज़मीन पे, धरातल पे करना है, तो मुझे लगता है भाजपा जैसी पार्टी की ज़रूरत है। सर अब कुछ दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। आप देख रहे हैं कि एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, बीच में जनसुराज है। तीनों को अगर एक साथ व्याख्या करना हो, व्याख्यायित करना हो, कैसे करेंगे? देखिए त्रिकोणीय राजनीति मुझे नहीं लगता है कि अभी तक ज़मीनी स्तर पे हो पाया है ना? 2 ही तरफ है, एनडीए की और इंडिया की लड़ाई है। बाकी जो है ऐसे बहुत सारे और दल आपको दिखेंगे, मिलेंगे जो कि प्रयास करते हैं। जब भी कभी चुनाव होता है तो बहुत सारे दल होते हैं, बहुत नए सपने होते हैं जो प्रयास करते हैं कि उसको क्योंकि पॉलिटिकल माहौल जब बनता है तभी तभी उसी टाइम में राजनीति आप जैसे मैंने ही चुनाव जब लड़ा मान लीजिए, तो क्यों लड़ा उस वक़्त? अगर उससे चुनाव नहीं हो रहा होता तो मैं शांति से रहता रहता कुछ और करता, करने का प्रयास करता। तो चुनावी माहौल में आपको दिखने का, उभरने का एक मौका मिलता है। तो ऐसे बहुत लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास के कारण से आप नहीं कह सकते हैं कि त्रिकोणीय हो गया या चतुर्कोणीय हो गया। अब की बार का जो चुनाव है 2025 का बिहार विधानसभा, ये द्विकोणीय ही सिर्फ़ है, मतलब एक लाइन में है, एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए है। इसका मतलब कि जनसुराज लड़ाई में नहीं है। नहीं देखिए, मतलब अब ये किसी को हतोत्साहित करना उचित नहीं है मुझे लगता है। लेकिन मैं जहाँ से अब समझ में आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, मैं तो देखिए वहाँ भी था तो ज़मीन पे जाके देख के आया हूँ, लोगों से मिलता रहा हूँ। यहाँ भी मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ, इस बीच में भी जब जनसुराज छोड़ने और इसके जॉइन करने के जो बीच में 3-4 महीने थे, उसमें भी मैं लगभग बहुत तरह से समझने का न्यूट्रली समझने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है अभी तक जो लड़ाई है, एक तरफ आपको एनडीए है, मैं जैसा बताया और दूसरी तरफ इंडिया है। अच्छा, जो बातें चल रही हैं, अगर हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो काफ़ी हो-हल्ला अभी राहुल गांधी की वोट यात्रा थी। वोट चोर कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री को कई चीज़ें कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? चूँकि निश्चित रूप से अगर आप हम देखें तो पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं। इसको अगर सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए कैसे करें? देखिए, इसका सूक्ष्म निरीक्षण तेज प्रताप यादव जी ने किया है। शानदार सूक्ष्म निरीक्षण कि यार मुद्दे को छोड़ के ये लोग कहाँ भटक रहा है। ये मुद्दा ही नहीं है। एक मतलब जो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे आप उसको कुछ-कुछ पॉइंट्स पे आप बात कर सकते हैं। लेकिन वो भी सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने और इलेक्शन कमीशन की जो स्टेटमेंट्स हैं उन्होंने खारिज कर दिया है। एसआईआर का जो मुद्दा है जिसको लेके ये लोग उसको मुद्दा बना के ये शुरू किए, तो इसमें आप देखिए कि इसका प्रोविज़न पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में दिया हुआ है ये करने का। ये कुछ ऐसा नहीं सरकार कर रहा है कि प्रोविज़न में ही नहीं था, अलग से दुनिया में किया जा रहा है। तो ये दुर्भाग्य है दिखता है कि मतलब जो ऑपोजिशन का नेतृत्व है, उसको टॉपिक्स का ही ज्ञान नहीं है, कि किन मुद्दों को लेके जनता व्याकुल है, किन मुद्दों पे बात करती है। उनसे बेहतर तो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। ये भाई साहब लोग घूम रहे हैं ऐसे टॉपिक्स को लेके जिसको कि जनता उसके साथ नहीं जुड़ पा रही है। जो लोग जुड़ रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको शायद झकझोरने के लिए या जगाने के लिए एक प्रयास रहा होगा, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में सब चले गए थे, कुछ काम था नहीं, देश गतिशील तौर पे बढ़ रहा था, मुद्दे थे ही नहीं उनके पास और आज भी नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये प्योरली राजनीतिक मुद्दा है जिसका ज़मीन से कोई सरोकार नहीं है और इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा। जनता ये बात समझ गई कि भई ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है जिनको हमारे मुद्दे ही नहीं पता है कि किन मुद्दों पे बात करना है। इसलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी आप देखिएगा कि इसके बाद जो भी पढ़ा-लिखा वर्ग है, जो समझदार वर्ग है, आई एम श्योर कि उसको समझ में आ रहा है कि भाई साहब ये टॉपिक जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, जो लोग बोलना चाहते हैं, वो क्यों नहीं उठा रहे हो? एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव टॉपिक उठा रहे हो, जिसको लेके पूरी क्लैरिटी है कि भई वो कहीं से भी इल्लीगल एक्सरसाइज़ नहीं है और आप जो मतलब जिस तरह की वाणी में देखिए मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है ना?
तो ये राजनीति में शुचिता बहुत ज़रूरी है। गलत शब्द का प्रयोग करना, है ना? गलत वाणी में बात करना। हम अपने बच्चों को किस तरफ की राजनीति देना चाहते हैं? आप कहते हैं कि आप युवा के नेतृत्व कर रहे हैं, आप आइकॉन बनना चाहते हैं और आप युवाओं को क्या सिखा रहे हैं? ये नेगेटिविटी, नकारात्मकता आप उनको बता रहे हैं कि ऐसे भद्दे वर्ड यूज़ करें, शब्द यूज़ करें। अगर किसी को गद्दी छोड़वाना है, तो उसके पहले के जो गलत शब्द नहीं यूज़ करके आप मुद्दों की बात करिए कि ये क्वांटिफाइबली हमने आपकी चीज़ को जज किया है या इस चीज़ को हमने एनालाइज़ किया है। ये इतने रिसोर्सेज़ डाले हैं, तो इतना होना चाहिए था। अभी लेकिन उनके दल का तो क्या है, एक तरफ आलू डालो, एक तरफ सोना निकलता है। तो अब वो दल को ये बात इस तरह से बात भी रखने नहीं आ रही है। जब बात रखने नहीं आ रही है, तो आपको ये सारा तांडव रास्ते पे दिख रहा है। एसआईआर की बात तो मान लीजिए हो रही थी, काफ़ी दिनों से हुई भी। अभी जो नेपाल में घटनाक्रम हुआ है, उसको लेकर के भी कहीं न कहीं अभी कल जो है तेजस्वी यादव का भी वो बयान था, ट्वीट था कि जो नेपाल में ऐसा कुछ हुआ है तो चुनाव आयोग को कहीं न कहीं डरना चाहिए। इस बयान को आप किस रूप में ये खतरनाक बयान है। ये खतरनाक बयान है, ये उकसाने वाला बयान है। किसी भी देश में आप देख लीजिए इस तरह की जो हुआ है, आप इतिहास आप किसी भी देश का इतिहास उठा लीजिए और अभी रिसेंटली जो चल रहा है, इसमें ये भाई ये पॉलिटिक्स करने का सोच रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपके पास के देशों में आपके देख लीजिए आप श्रीलंका में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, म्यांमार में देख लीजिए, अब नेपाल में देख लीजिए, इसके पीछे बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसको उस तरह से ना समझ के अगर ऐसी बात कोई करता है तो ये दिखाता है कि अपना भी घर जले इस इंसान का तो उस पे भी अपना आग ताप ले। यानी ये दुर्भाग्य है मैं कहता हूँ ये नेतृत्व ऐसे लोग जो नेतृत्व के रूप में आगे बढ़े दुर्भाग्य ये नेता बनने के लायक नहीं है, उकसाने का काम कर रहे हैं। और ऐसा ऐसा चीज़ जो उकसाने की बात करे या काम करे, मुझे लगता है इस पे इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए। मैं मतलब एज़ अ पुलिस ऑफिसर में मुझे लगता है प्रिवेंटिव काम होना, प्रिएम्प्टिव काम होना है। ऐसी सोच को ऐसी सोच को मतलब किसी तरह से बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए और आप इससे अगर कुछ इंडिकेट या इंगित करना चाहते हैं, हमारा देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। ये हमारा देश कितना कुछ झेल चुका है ना? इसका इनको ज्ञान नहीं है क्योंकि ये लोग जंगल राज देखे हैं। तो जंगल राज देखने वाले को लगता है कि वो राजाशाही, तानाशाही, है ना? अनार्की, तांडव यही तो इनको समझ में आता है और इस देश को बचाए रखने के लिए, इस देश की अस्मिता को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से लास्ट 10 वर्षों में काम हो रहा है या लगातार हर बार जो हम एनडीए या भाजपा पावर में नहीं भी थी, तब भी इस देश की अस्मिता को बचाए रखने के लिए, इस देश के जो नेशनहुड है उसको बरकरार रखने के लिए, इस देश का जो कैरेक्टर है, जो हम लोग का चरित्र है उसको मेंटेन करने के लिए जो प्रयास करते रहे हैं। ये ना ब इवन आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की बात बार-बार मुझे याद आती है, मैं रहूँ या ना रहूँ ये देश रहना चाहिए। और ये लोगों को देखिए कि कहीं न कहीं कुछ नहीं मौका मिला, ये सीधा उसको दिखा के आप धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देशद्रोह और क्या होता है? ये इंगित है, ये चिन्ह निशानी है कि ऐसे लोग ये सीधा इनमें वो देशद्रोह करने की क्षमता या इनके देशद्रोह करने की टेंडेंसी है। इनको मौका मिले ये अपना घर हमारा जला के अपनी रोटी सेकेंगे। जिस तरह का भी आपका कार्यालय दिखा है, निश्चित जैसे कारपोरेट ऑफिस होते हैं, उस तरह का दिखा है। आगे की क्या तैयारी है? मतलब कि आनंद मिश्रा बक्सर में किस रूप में देख रहे हैं, पटना या दिल्ली? देखिए पहले ऑफ़िस का कहूँ तो मुझे भी खुशी है कि अभी हमारा ऑफ़िस ये सेटअप बन रहा है। ये हम हमारी जो टीम हम जो लड़के जब भाजपा जॉइन करने से पहले क्योंकि मैं ना खाली बैठने वाला आदमी नहीं हूँ, कि मुझे थोड़ा भी अगर खाली बैठा है मैं कुछ क्रिएटिव करूँगा। उस टाइम को मैं पॉज़िटिवली यूज़ करना चाहता हूँ सकारात्मक तौर पे। तो उसमें हमने बड़ा अच्छा ये सेवा केंद्र स्टार्ट किया था। आनंद सेवा केंद्र के नाम से शुरू किया था जिसमें लोग की हर प्रॉब्लम तो कहते हैं कुछ ना समझ में आए तो हमारे पास आओ, वी विल गिव यू अ सॉल्यूशन। तो ये सेवा केंद्र में सिर्फ़ सेवा नहीं समाधान का व्यवस्था हम करते हैं। लेकिन अब जब हम भाजपा में आ गए हैं और भाजपा के एक परिवार का हम इसके मेंबर हैं, तो अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब ये आनंद सेवा केंद्र नहीं रहेगा, अब ये कमल सेवा केंद्र बनेगा। क्योंकि अब जो होगा उस भाजपा परिवार के लिए होगा, हमारे ये जो भी हमारा काम होगा पूरी तरह से समर्पित भाव से। और इसी से जुड़ा हुआ आपका दूसरा प्रश्न कि हम कहाँ खुद को देखते हैं? हम खुद को भाजपा के एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं और मेरी पार्टी मुझे जहाँ पे जो काम करने को कहेगी बक्सर में काम करो, मैं बक्सर में काम करूँगा, कहें दिल्ली जाके काम करो, मैं दिल्ली में काम करूँगा, कहीं त्रिपुरा चले जाओ, केरला चले जाओ, गुजरात चले जाओ, मेरी पार्टी मुझे जो काम देगी, जहाँ काम देगी, वो काम ईमानदारी से, सच्ची निष्ठा के साथ करूँगा, समर्पण के साथ करूँगा और जो उद्देश्य देगी उसकी पूर्ति करूँगा।
नहीं, चूँकि बात ये इसलिए हम कर रहे हैं कि चूँकि आप जब इस्तीफ़ा देकर के आए थे, तो उस समय लोकसभा चुनाव का ही मामला आया था सामने और मुझे लगता है कि आपके लिए शायद विधानसभा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, मायने नहीं रखता है, तो कहीं न कहीं लोकसभा में आप ज़रूर सामने दिखेंगे। देखिए, अगर मेरी पार्टी में मेहनत करूँगा ज़रूर, मैं चाहूँगा ज़रूर देखिए एक सबकी इच्छा तो मन में कुछ तो रहता है ना, तो मैं जब चाहता हूँ जो चीज़ें देखता हूँ, तो उसको एक मंच चाहिए इस बात को बताने के लिए, कहने के लिए, उस बात को मजबूती से रखने के लिए जो पॉलिसी मेकिंग है, उसमें उस चीज़ को सही जगह पे इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो अगर मेरी पार्टी को महसूस होगा, मेरे काम को देखते हुए कि हाँ, ये अच्छा काम कर रहा है, ये बंदा हमारी पार्टी के विचारधारा को रखते हुए, देश हित में ये किसी एक ऐसे जगह पे मतलब संसद में जाके बात को रखने के लायक बन गया है, तो मुझे पार्टी इसका अगर दायित्व देती है, मैं उस दायित्व को ज़रूर निभाऊँगा। लेकिन वो मैं कहते हैं ना कि लोग आपको मुझे मौका मिला, मौका नहीं है ये दायित्व होगा। तो अगर मुझे कभी कोई ऐसा दायित्व मिलता है, मैं अपनी पार्टी के हित में, मैं अपने देश के हित में वो काम करूँगा। ज़रूर मैं चाहूँगा, ये देखिए हर इंसान के अंदर चाहत होती है। मैं चाहूँगा कि मुझे कभी मैं इस काबिल बन सकूँ कि मेरा पार्टी मुझे ये दायित्व दे सके, जिसको आप संसद जाना कह रहे हैं। अच्छा, अभी हम चूँकि विधानसभा चुनाव है और आप देख रहे हैं कि बक्सर अगर विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो पहले से यहाँ 2 बार महागठबंधन के उम्मीदवार मतलब ख़ास करके अगर बात करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते रहे हैं। तो इसको लेकर के आप कहेंगे चूँकि भाजपा में भी देखा जा रहा है कि बहुत बड़ी लाइन एक तरह से कही जाएगी, बहुत लोग सामने खड़े हैं। लेकिन अगर काम की दृष्टि से देखा जाए तो आप किस रूप में देखते हैं 10 साल को? नहीं, पिछले 10 साल में अगर काम की दृष्टि में आप बोले ना कॉर्पोरेट ऑफ़िस से बाहर निकलिए और देखिए गड्ढे आपको नज़र आएँगे सड़क पे। तो यहाँ के जो माननीय विधायक हैं, जो माननीय सांसद हैं, हाँ, तो इनका ही तो क्षेत्र है, तो ज़िम्मेदारी उनकी है, सरकार तो काम करना चाहती है, लेकिन बात को मुद्दे कोई पहुँचाए तो सही। अभी रिसेंटली हम लोगों ने कुछ मुद्दों को और मुझे यकीन है कि हमारे भाजपा के जितने साथी यहाँ काम कर रहे हैं, सभी ने अपने-अपने लेवल्स पे इन मुद्दों को जो सरकार में क्योंकि हमारी पार्टी है, तो मुद्दों को अपनी जगह पे उठाएँ और उसके लिए प्रयासरत हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है। ये दुर्भाग्य है कि यहाँ के विधायक महोदय को या सांसद महोदय को बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं नज़र आ रही हैं, जो यहाँ के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद था। जैसे आप पिछले 10 साल का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो मतलब अब तो मुझसे क्यों पूछे मैं तो कहूँगा तो लोग इसको पॉलिटिकली देखेंगे। आप जनता से जाके इस पे बारे में बात करिए। आज यहाँ असुरक्षित महसूस करता है यहाँ का व्यवसायी वर्ग। यहाँ व्यवसाय को बढ़ने के लिए यहाँ पे उतना अवसर उपलब्ध नहीं दिखता। यहाँ का जो इकोनॉमी है कहीं न कहीं कुंठित हो गया है, दब गया है, स्प्रेड नहीं कर पा रहा है। जिसको भी अपने बिज़नेस बढ़ाने यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। तो पहले तो इकोनॉमी बेहतर होना पड़ेगा इस जगह का। उसके साथ यहाँ की आप शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए। यहाँ पे बढ़ने का, बेहतर होने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ का जो देखिए ये सब लोकल विधायक का इश्यू होगा कि डेवलपमेंट की बातें हैं, डेवलपमेंट का काम है, इसको उठाए, सही मंच पे ले जाए, सही पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को पकड़ के लेके आए अपने क्षेत्र में और यहाँ करवाए। तो ये सरासर 10 साल का फेलियर आपको रास्ते के हर मोड़ पे, हर कोने में आपको नज़र आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे में हम कह सकते हैं जिस तरह की बातें अभी सामने आई, जिस तरह की बात अभी आनंद मिश्रा से हो रही थी आनंद सेवा केंद्र को अगर देखें हम लोग गौर से देखें, इस पे थोड़ा-सा गहराई से सोचें, तो निश्चित रूप से जिस तरह यहाँ काम किया जा रहा है, जिस तरह की नींव रखी गई है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं आनंद मिश्रा चाह रहे हैं कि यहाँ बक्सर की जनता के दिलों में पहले हम जाएँ, तब जाकर के चुनावी मैदान में आएँ। भारत एक्सप्रेस के लिए बक्सर से प्रशांत राय।